अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने दावा किया है कि अली जफर ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बिल्कुल बेगुनाह करार दे दिया है, यानी उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। राजा रियाज का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है अली जफर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि जहांगीर तरीन बिल्कुल बेगुनाह है, उनका किसी किस्म के लेन देन में कोई ताल्लुक नहीं है। अली जफर की रिपोर्ट वजीर आजम के पास पहुंच गई है और इसे वजीर आजम के इल्म में लाया जा चुका है। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने इस बयान की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मेरी रिपोर्ट में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जमा कराई गई सिफारिशात तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर जमा होंगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरी रिपोर्ट का ज़ेरे इल्तवा शुगर तहकीकात और तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे सिर्फ जहांगीर तरीन की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पर तहकीकात का कहा गया था। रिपोर्ट मुकम्मल होते ही अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को जमा कराऊंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में बदउनवानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब किस पर एतबार किया जाए, किसका दावा दुरुस्त तस्लीम किया जाए, रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश हुई या वज़ीर आज़म ताहाल इससे लाइल्म है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त रहनुमा तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने दावा किया कि जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अभी वज़ीर आज़म को पेश नहीं की है। एक मीटिंग हुई थी जहांगीर तरीन साहब की, शहजाद अकबर साहब की और अली जफर साहब की। उस मीटिंग में अली जफर साहब ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया था कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर स्कैंडल से, शुगर माफिया से या शुगर की सट्टाबाजी से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है और ये नीट एंड क्लीन है। किसी किस्म का किसी करप्शन में या जो FIR हुई है FIA की, ये सब गलत है। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अगर आज कोई इनको डिनाई कर रहा है तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि कल ये मीटिंग हुई है। मैं दोबारा आपको नाम बता देता हूँ, शहजाद अकबर साहब, जहांगीर तरीन साहब और अली जफर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब के कहने पे ये मीटिंग हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने ड्यूटी लगाई थी कि ये जो आपकी ने सारा कुछ रिपोर्ट बनाई है या जो आपने माइंड में कब किया है दोनों के सामने रखें, शहजाद अकबर साहब को भी सुने। अच्छा राजा साहब, आप बड़े बावसूख अंदाज में कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर शहजाद अकबर साहब मौजूद थे, अली जफर साहब मौजूद थे, जहांगीर तरीन साहब खुद मौजूद थे, लेकिन शहजाद अकबर साहब डिनाइल कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप डिटर्मिन्ड है, आप ये कह रहे हैं कि आप बेशक खुद चेक करा लें, यानी बावसूख जरा आपके बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है। मुलाकात का वेन्यू क्या था? मैं आगे बात कर देता हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो हैं अली जफर साहब, उन्होंने चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को, जिस पर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा राय साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि मीटिंग का वेन्यू का क्या था, किस जगह पर यह मुलाकात हुई, और उसके बाद क्योंकि आपका एलिगेशन था शहजाद अकबर साहब के ऊपर कि शहजाद अकबर साहब जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो शहजाद अकबर साहब इस पर कायल हो गए जो बैरिस्टर अली जफर ने आपके बकौल कहा कि इस पर जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दी उन्होंने? जी, इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में शहजाद अकबर साहब थोड़ी बहुत बहस करते रहे हैं कि नहीं ये FIA का केस बनता है, लेकिन अली जफर साहब ने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये FIA का केस नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये केस है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन पाकिस्तान का ये केस है, उसके अलावा ये केस कोई नहीं है और इसको किसी और जगह पे देखना मुनासिब नहीं है। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ और आप इसकी तस्दीक कर लें। अगर मेरा झूठ हो तो जो मुझे सजा आप कहें मैं वो उसके लिए तैयार हूँ। राज साहब, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये इतना आसान था कि अगर मुलाकात हुई है तो इसमें कुछ ऐसा तल्ख एपिसोड भी हुआ है, आपस में एक दूसरे के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ? यकीनन जहांगीर तरीन साहब ने यह बात कही कि देखिए आप 1 साल से मुझे अजियत में आपने रखा हुआ है और मेरा कसूर कोई नहीं। आज देखे रिपोर्ट मेरे हक में आ गई है, मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि मेरा क्या कसूर है। मैं पार्टी का एक सीनियर आदमी हूँ, पार्टी के लिए मेरी इतनी खिदमात हैं, मैंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है। आज इस पार्टी तक, इस मकाम तक पार्टी को पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और आज आप मुझे इसका सिला ये दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक झूठा और मनगढ़ंत मुकदमा बनाया गया। अच्छा राजा साहब, आप जहांगीर तरीन साहब पर जो केसेस हैं आपने बड़ा कैटेगोरिक
कैटेगोरिकली कहा था कि उसमें शुगर का जिक्र नहीं है, ये शुगर इंक्वायरी के नाम पर दीगर जो है वो झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं जागीर तरीन साहब पे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आप एफआईआर पढ़ ले, आप एफआईआर पढ़ ले, किसी जगह शुगर का जिक्र तक नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफर ने शुगर के मामले पर जागीर तरीन साहब को क्लीन चिट दी है, यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऐसा जिक्र ही नहीं था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसी केस में क्लीन चिट मिली है। ये हम कह रहे थे कि शुगर का जिक्र ही नहीं, और इसी चीज की उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि शुगर के हवाले से जहांगीर तरीन साहब ना इसको महंगा करने में, ना शुगर स्कैंडल में, ना शुगर माफिया में, ना शुगर सट्टा में, किसी जगह जहांगीर तरीन साहब का किसी किस्म का कोई रोल नहीं। तो वो हमारे वाली बात हो गई। एक ही बात है, जो बात हम कह रहे थे वो ही अली जफर साहब ने कह दी है। नहीं राजा साहब, शुगर का मामला तो था ही नहीं आपके नजदीक। आपके नजदीक तो केसेस और बनाए जा रहे थे, बेबुनियाद थे, मन घड़त थे। शुगर के मामले पर क्लीन चिट मिल गई है तो दीगर केसेस अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। कोई केस है ही नहीं, सब बोगस केस हैं, झूठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला एफआईए के पास भी कुछ नहीं है। हम तरीक पे जाएंगे, एफआईए अपना मौक़िफ़ लेके आए, इंशाल्लाह हम उसको फेस करेंगे। और अब मैं तो समझता हूँ कि एफआईए को खुद ही, बजाय इसके कि कल वहाँ पे कोई और ऐसी सिचुएशन हो, उन्हें खुद ही इन केसेस को क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा, मुझे राज साहब ये बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई है ये किसके वेन्यू पर हुई है? ये शहजाद अकबर साहब की रिहाइशगाह थी, इस्लामाबाद में हुई है, थी, या कोई न्यूट्रल वेन्यू था, कोई और भी इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था? जी, ये वज़ीर आज़म साहब के कहने पे हुई है और इस्लामाबाद में हुई है, मुझे बस इतना पता है। और जिसने मुलाकात कराई है, किसने अहम किरदार अदा किया है इन फरीकैन को आपस में बैठाने में? ज़ाहिर है अली जफर साहब ने किया था, क्योंकि वही दोनों ग्रुपों की बात सुन रहे थे, वही दोनों फराकीन की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने ही रोल अदा किया होगा। और सब अली जफर साहब ये जो कह रहे हैं कि जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, क्या सराइयों से गुरेज किया जाए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, जो भी रिपोर्ट होगी सबसे पहले वो इमरान खान साहब को भेजेंगे, उसके बाद इस पर कोई खबर बनेगी। तो अभी तक तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर बेबुनियाद बातें हैं जो मीडिया में आ रही हैं। अगर बेबुनियाद बातें हैं तो फिर ये मीटिंग क्यों हुई है, मुझे इसका आप जवाब दे दें। नहीं, मीटिंग में तो दोनों फरीकैन को बिठाया होगा, एक दूसरे को सुना होगा, जो मैंडेट था अली जफर साहब का कि आप दोनों को सुने। इमरान खान साहब ने बैठने के बाद उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया है कि मैंने जितना केस सारा देखा है, उस केस में जहांगीर तरीन साहब क्लियर है, इन पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं। लेकिन राजा साहब, इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर उन्होंने ये फैसला फरीकैन के दरमियान सुना दिया कि एक तरफ शहजाद अकबर साहब। जी नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर। उन्होंने पहले इमरान खान साहब को बताई है ये सारी बात, फिर उन्होंने कहा है कि आप दोनों को बिठा के ये बात बता दें कि ये असल सूरत हाल है। उन्होंने दोनों को बुलाया, दोनों को बिठा के ये बात दोनों को बता दी कि ये मौक़िफ़ है, जिस पर शहजाद अकबर साहब ने थोड़ा रेजिस्ट भी किया और जहांगीर तरीन साहब ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा, और फाइनल रिपोर्ट जो है उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो कल दे दिया है। अब ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगी और दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि क्या फाइनल फैसला होता है। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ने तो रेजिस्ट किया है, जब इमरान खान साहब तक ये रिपोर्ट पहुंची है तो इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था राजा साहब? ये मुझे नहीं पता, मैं उस ना मेरे इल्म में है ना मुझे पता है। ये मेरे इल्म में है कि उन तक रिपोर्ट पहुंची है और उन्होंने कहा कि दोनों फराकीन को इकट्ठा बिठा के ये रिपोर्ट उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखी जाए। राय साहब, अब क्या समझा जाए फर्दर? ये चैप्टर क्लोज हो गया है, जो केसेस चल रहे थे, आप पेशियों पर जा रहे थे, बैंकिंग कोर्ट में हाजिरी हो रही थी, अब ये मामला क्लोज हो जाएगा, एफआईए इसकी तहकीकात नहीं करेगी? असूली तौर पे तो यही चाहिए, लेकिन 31 को तारीख है, हम जाएंगे, उसमें देखेंगे कि वहाँ पे एफआईए क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। असूली तौर पे आप जो बात कह रहे हैं कि उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये राजा साहब, आपके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है, जो आपका मौक़िफ़ था वो ठीक साबित हुआ बैरिस्टर अली जफर साहब की फाइंडिंग्स के मुताबिक, और जो शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ था वो गलत तस्लीम हुआ है, या इमरान खान साहब को जो लोग मिसगाइड कर रहे थे वो गलत साबित हुए हैं? 100%। देखिए, इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैसियत जमात बड़ी ठेस पहुंची है। हम ख्याल ग्रुप ऐसे नहीं बन गया, आपके लोग ऐसे ही नहीं आ गए जहांगीर तरीन साहब की हिमायत में। तो जो कुछ हुआ है, जिन्होंने खान साहब को मिसगाइड किया है, तो आप दरख्वास्त करेंगे इमरान खान साहब से कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए?
जी बिल्कुल दरख्वास्त करेंगे, इंशाल्लाह हम उनसे टाइम लेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो उन्होंने हमारे कहने पे इंक्वायरी लगाई। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट का भी पूछेंगे, उस इंक्वायरी और उसके बाद ये मुतालबा करेंगे कि जिन्होंने ये झूठे और बोगस केस बनाए पार्टी के सीनियर आदमी के खिलाफ, जिसकी पार्टी के लिए बहुत सी खिदमात हैं, जिसने वफाकी हुकूमत बनाई, जिसने सूबाई हुकूमत बनाई, उसके खिलाफ जो ये साजिश हुई है, जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मुतालबा क्या होगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किन के खिलाफ होनी चाहिए? ये वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है, वो क्या कार्रवाई करते हैं, हम सिर्फ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। नहीं, लेकिन किन के खिलाफ मुतालबा करेंगे आप कार्रवाई का, कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? जिन्होंने भी ये झूठे मुकदमा दर्ज किए, ये साजिश की, उनके खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज की गुफ्तगू आपने सुनी। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अपने दावे पर कायम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है? क्या जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म के दरमियान सुलह हो गई है? लेकिन वज़ीर आज़म तो बार बार ये अज़्म मुसम्मम कर चुके हैं, बार बार अपना अज़्म दोहरा चुके हैं, वो किसी को NRO नहीं देंगे, किसी के दबाव के सामने झुकेंगे नहीं। वज़ीर आज़म क्या कहते रहे, उनके हालिया बयानात आपके सामने रखते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, इन सारों को कानून के नीचे लेके आए, इनको पहली दफ़ा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे, लेकिन अगर आपने NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। जिस तरह का इन्होंने प्रोग्रेस किया है, उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। सवाल तो उठता है कि क्या तरीक ग्रुप को मैनेज कर लिया गया है? क्या वो तमाम तर केसेस जो जहांगीर तरीन पर हैं उनमें वाकई उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है? इस तमाम तर मामले के ऊपर और राजा रियाज साहब जितना अज़्म मुसम्मम कर रहे हैं और नैरेटिव दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि असल में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तरीन ग्रुप के खिलाफ तमाम तर जो केसेज है जहांगीर तरीन पर, अब वो बैरिस्टर अली जफ़र ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है, मन घड़त है और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है जो जहांगीर तरीन को कबूल करने को तैयार नहीं है। वो कौन है और क्या स्टेटमेंट्स देते रहे, उनके हालिया बयानात क्या है, वो भी आपको दिखाता है। वो हाथ डालने की कोशिश करता है, किसी करप्ट को हाथ डालने की कोशिश करता है कि एक हो जाता है, एक मजमा जमा हो जाता है, धमकियां मिलती है, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की, अकलियत में बदलने की बात की जाती है। खान मेरा चेयरमैन सामने बैठा था, वजीर आजम सामने बैठा था। खान, इज्जत अल्लाह देता है, इस कुर्सी पे तुम्हें अल्लाह ने अपने हबीब के सदके बिठाया है। डट जाओ, मत परवाह करो तीतर की पटेल की। किसी की जात को निशाना नहीं बनाया था, एक मुहावरा है, उर्दू का मुहावरा है, या इन्नलज़ी या उन्नलज़ी, ये क्या है? साथ भी है और नहीं भी है। खान हमारा लीडर है, लेकिन क्या लेकिन अज़ीम हुकूमती कैंप से मुसलसल जहांगीर तरीन ग्रुप पर फायरिंग की जाती रही है। अब जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल चुकी है, सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी क्लीन चिट देंगे? क्या पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को भी NRO मिलेगा? सवाल तो यह है कि क्लीन चिट सिर्फ खिलाड़ियों को ही क्यों दी जाती है? कौम ये सवाल पूछने में भी हक बजानिब है कि तहरीक इंसाफ में इंसाफ का दोहरा मयार कब खत्म होगा? एक और ग्रुप हम ख्याल ग्रुप के नाम से पंजाब में सामने आ रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को पंजाब में मैनेज कर लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि उनके मतलब के असिस्टेंट कमिश्नर्स तैनात किए जाएंगे, डेप्यूटी कमिश्नर्स उनके मतलब होंगे, ब्यूरोक्रेसी में जो तैनातियां तकर्रुर तबादले होते हैं वो इस ग्रुप के अरकान के मर्जी से होंगे, तो फिर दीगर लोगों के अंदर भी एहसास महरूमी जन्म ले रहा है और हुकूमत के खिलाफ ही एक और हम ख्याल ग्रुप भी सामने आ गया है। आने वाले दिनों में ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि उजलत में फैसले गले कैसे पड़ जाते हैं। इस आम मामले को उठाएंगे, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्सियत के खिलाफ दायर की गई।
ये किसी आम फर्द के खिलाफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ थी। और दरखास्तें देने वाले भी कोई आम अफराद नहीं बल्कि रियासत की बुनियाद, रियासत की ताकतवर तरीन शख्सियात ने दायर की हैं। पहली दरखास्त सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दायर की, दूसरी दरखास्त वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान, तीसरी दरखास्त वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, चौथी दरखास्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर, जबकि पांचवीं दरखास्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दायर की गई। पांचों दरखास्तों में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। सदर ममलिकत ने अज खुद नोटिस दायरा इख्तियार के तहत आईनी दरखास्त दायर की है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नज़रसानी दरखास्त पर फैसले के बाद भी अज खुद नोटिस दायरा इख्तियार पर समाअत हो सकती है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 5 मई को दरखास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि एक केस में 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया। वाज़ेह रहे कि 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था और बाद 4 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपीलें दायर की गई और 26 अप्रैल को नज़रसानी की दरखास्तों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ईसा के खिलाफ FBR को हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। 4 के मुकाबले में 6 जजेस की राय पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्म में FBR या किसी दूसरे फोरम पर होने वाली हर किस्म की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए यह भी वाज़ेह किया कि इन रिपोर्ट्स को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी दूसरे फोरम पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसी हवाले से जब सदर ममलिकत से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाता है। जी, लोगों से सवाल करता रहता हूँ, मैं क्या करता? आप उसको कोई इन्वेस्टिगेट अपने मैं सोर्स से करते हैं या यही सुप्रीम कोर्ट कहती कि आप कौन है भाई इन्वेस्टिगेट करने वाले? ना आपके पास इदारा है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से इन्वेस्टिगेट कराता, FIA से कराता। नहीं खुद कुछ देख लेते हैं कि जी अगर गवर्नमेंट क्या देखा, रेफरेंस कमजोर था। नहीं, रेफरेंस के अंदर जो दिया था वो था, वो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, उन्होंने डिनाई भी नहीं की मैं अपनी प्रॉपर्टीज। सवाल यह है कि अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत फाइज ईसा केस में बार बार अदालत से रुजू क्यों कर रही है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मौसर एतराज़ात के बावजूद नज़रसानी अपील क्यों दायर की गई? रियासत के ताकतवर तरीन अफराद और इदारे को नज़रसानी अपील क्यों दायर करना पड़ी? जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में किसका मौक़िफ़ ज़्यादा ताकतवर है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से फैसला आ गया था, FBR को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका गया था, लेकिन आज जो दरखास्तें दायर की गई हैं ये किस दायरे इख्तियार के तहत हामिद खान साहब दायर की गई हैं? क्योंकि 184(3) की बात हो रही है। देखिए, ये एक बड़ी गैर मामूली सी चीज़ की है इन्होंने जो दरख्वास्त दी है, और वो कोई रिव्यू की दरख्वास्त भी नहीं, रिव्यू की तो हो भी नहीं सकती क्योंकि ये रिव्यू की दरख्वास्तों पर 26 अप्रैल को फैसला आया था। लिहाजा रिव्यू के बाद दूसरा रिव्यू नहीं हो सकता इनके तहत। इन्होंने आर्टिकल 184(3) की पिटीशन फाइल की है और ये कहा है कि इस व्यू अपना करेक्ट किया जाए, और इस किस्म की कोई प्रेयर सुना है उन्होंने की है। तो मेरे नज़दीक तो ये बड़ी गैर मामूली सी बात है और ना ही इसमें कोई आइन या कानून इसकी इजाज़त देता है, क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग्स जिसका पिछले साल 19 जून को फ़ैसला हुआ था वो आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दी गई थी, जो काजी साहब की तरफ से थी और बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की तरफ से थी। तो उस पर तो फैसला आ गया, फिर उस फैसले में इन्होंने, हुकूमत ने तो कोई रिव्यू पिटीशन नहीं दी थी। ये तो रिव्यू पिटीशंस तो काजी साहब की तरफ से थी, उनकी बेगम साहब की तरफ से थी और बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की तरफ से थी, जिनमें से कुछ को मैं रिप्रेजेंट करता था सुप्रीम कोर्ट के सामने। लिहाजा गुंजाइश ही कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कोई रिव्यू पिटीशन नहीं दी हुई थी जिस पर वो 184(3) के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो का इख्तियार तो रखता है। इस केस में नहीं, क्योंकि ये तो केस 184(3) के तहत पहले ही फैसला हो चुका है, रिव्यू भी हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर सो मोटो पावर इख्तियार करने का या इस्तेमाल करने का की कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो मामला है कि अभी मामला किसी के सामने हुआ ही नहीं, ये केस पेश ही नहीं हुआ है,
184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ही नहीं हुई है, फिर किसी मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, इससे पहले ही फैसला हो चुका है और 10 जजेस का पहले फैसला हो चुका है, फिर उसको 10 जजेस भी कर लिया है, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं लगती। हामिद खान साहब, ये कोई बहुत पेचीदा मामला नहीं है कानूनी तौर पर। पता है कि जब एक बार रेफरेंस दायर कर चुके हैं सदर ममलिकत तो दूसरी बार रेफरेंस नहीं आ सका। जैसे आप फरमा रहे हैं कि 184(3) के तहत ये दरखास्त दायर की गई है, ये भी मेरा ख्याल है कि लीगल एक्सपर्ट्स तो हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो हुकूमत को गाइड कर सकते हैं, सदर ममलिकत को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं और उसके अलावा जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके दरमियान भी कोई टसल मौजूद थी, उनके दरमियान भी डेडलॉक था और लॉ मिनिस्टर ये चाहते थे कि दरखास्त जानी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये मैं कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने भी यही सुना हुआ था कि अटॉर्नी जनरल जो थे वो थे कि नहीं, इस किस्म की पिटीशन नहीं डाली जा सकती, और हुकूमत को उन्होंने यही राय दी थी कि आप ये पिटीशन ना फाइल करें। और उसके बरक्स जो लॉ मिनिस्ट्री जो थी इसके ऊपर बहुत मुसिर थी कि करनी चाहिए, तो वो तो एक अपनी जगह है, वो तो उनकी इंटरनल टसल है। लेकिन जहाँ तक कानूनी तौर पर इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल की राय दुरुस्त थी कि नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है ना रिव्यू पिटीशन डालने की और ना ही आर्टिकल 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने की। कोई इसको ये कह रहे हैं क्यूरेटिव रिव्यू, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा एक्सरसाइज की थी, बहुत साल पहले की बात है, सन 2001 में एक केस में ऐसा क्यूरेटिव रिव्यू हुआ था, लेकिन उसके अपने एक फैक्ट्स थे और हालात थे। उसके बाद से इवन इंडिया में भी इस किस्म के क्यूरेटिव रिव्यू की कोई हमें नज़ीर नहीं मिलती। अच्छा हामिद खान साहब, एफबीआर की जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात की गई और एफबीआर को मजीद कार्रवाई से रोका गया। अब ये जो दरखास्त दायर की गई है वो सिर्फ सदर पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, बल्कि एफबीआर की जानिब से भी एक अलग दरखास्त दायर की गई। तो क्या जो एफबीआर क्लेम कर रहा है कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या उसको तहकीकात की इजाज़त दी जाए, तो एफबीआर की इस दरखास्त को किस तरह से देखता है? देखिए, एफबीआर की भी दरख्वास्त उन्होंने हवा में दी है ना, इस तरह हुकूमत ने दी है। अभी तक जो फ़ैसला है 26 अप्रैल का, उसके डिटेल रीजंस नहीं आए हैं, ना मेजॉरिटी ओपिनियन के आए हैं ना डिसेंटिंग ओपिनियन के आए हैं। इस वक्त तो जो भी पिटीशन करेगा वो क्या राय की बुनियाद पे करेगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं मेजॉरिटी का जिसके ख़िलाफ़ रिव्यू की या पिटीशन 184(3) की जुरिस्डिक्शन बनती है। अभी तो एफबीआर ये कह भी नहीं सकता कि उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है क्या नहीं। ये तो पहले डिटेल रीजंस आ जाएं, उसमें ये बताया होगा कि किस हवाले से डायरेक्शन दी गई है कि ये मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। हो सकता है उसमें कोई गुंजाइश होती है एफबीआर के लिए। अभी तो पहले रीजंस तो आ लेने दें, उसके डिटेल रीजंस आएंगे, उसके बाद कोई राय कायम की जा सकती है। सर, जिस वक्त सदारती रेफरेंस आया था तो उस वक्त एक तासुर मिला कि हुकूमत ने उजलत में ये रेफरेंस दायर किया है। अब जब ये दरखास्तें दायर की गई हैं तो आपकी गुफ्तगू से भी ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है कि अभी तो इस हवाले से डिटेल्स आना बाकी हैं। तो हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है इस केस से मुताल्लिक? ये तो खैर हुकूमत बता सकेगी, लेकिन जैसे कि इस केस की हिस्ट्री है, इसमें नज़र ये आता है इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो किसी तौर पर भी इंडिपेंडेंट जज और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और वो गालिबन उनके कहने पर या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सब कुछ किया गया है। हामिद खान साहब, इख्तिसार से ये बता दीजिएगा इख्तिताम में कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट ये दरखास्तें फिर से आना और 26 तारीख को जो 10 रुकनी लार्जर बेंच का 26 अप्रैल को फैसला आया, उसके बाद ये समझा जा रहा था कि शायद ये चैप्टर क्लोज हो गया है। तो ये समझा जाए कि अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए इम्तहानात और भी हैं? देखिए, कानूनी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये मामला क्लोज हो गया है। जो मामला 2019 मई में शुरू किया गया था रेफरेंस के ज़रिए, 209 के रेफरेंस के ज़रिए, अगर उसको हम देखते हैं आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, तो वो बात जो शुरू की गई थी मई 2019 में, वो अप्रैल 2021 में आके
अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है कानूनी और आइनी तौर पर। अब उसमें कोई नया तरीके किसी और तरकीब से फिर से इसको शुरू करने की अगर कोई मुख्तलिफ ताकतें कर रही हैं या कुछ लोग जिन हुकूमत में जो इस किस्म के इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये नज़र आता है जो पिछले 1 महीने की इतनी शिद्दत से कैंपेन हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, हर किस्म का बुहतान, हर किस्म का इल्ज़ाम अदलिया पर, जजों पर, काजी साहब पर, उनकी फैमिली पर लगाया गया है, उससे ये नज़र आता है कि इसमें बड़ी बेचैनी है हुकूमती कुछ हिस्सों में, जो किसी तौर पर भी इस फैसले को कबूल करने को तैयार नहीं हैं और इस कंट्रोवर्सी को एक दफ़ा फिर ये खोलना और छेड़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मंगल की रात शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में 3 अफराद ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असद अली तूर पर हमला किया। उन्हें बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको ज़दोकोब किया गया। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक के आलमी इदारों, सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से इस हमले पर तशवीश का इजहार किया गया। इस्लामाबाद में किसी सहाफ़ी पर होने वाला ये कोई पहला हमला नहीं बल्कि चौथा हमला है। इससे कबल मतीउल्लाह जान, उमर चीमा, अबसार आलम भी इस तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के महफूज तरीन शहर में सहाफ़ियों पर हमला करने वाले पहले भी कभी गिरफ्त में नहीं आए। मीर रियासत, यकीनन आपकी और आपके मुशीरों की नज़रों से असद अली तूर पर हमले की ये वीडियो ज़रूर गुजरी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीर रियासत ये महज एक सहाफ़ी नहीं है बल्कि वो चंद आवाज़ें हैं जो पाकिस्तान की खातिर खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान के लिए खड़े होने पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं, जो चौथे सुतून को मजबूत बनाने के लिए अपना खून जिगर पेश करते हैं। लेकिन मीर रियासत ये आवाज़ें मजरूब हैं, मफलूज हैं, इनके पाँव में बेड़ियाँ हैं, इनके लब सिले हुए हैं और हाथ बंधे हुए हैं। मीर रियासत एक जानिब तो हुकूमत जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर कानून साजी के दावे करती है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात होती है, दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में भी सहाफ़ी महफूज नहीं है। मीर रियासत, क्या आप पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे सकते हैं? अगर इस्लामाबाद के पोश इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होगा तो मुल्क के तूलो अर्ज़ में बसने वाले सहाफ़ी ख़ुद को कैसे महफूज तसव्वुर करेंगे? सोचने की बात है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे वज़ीर दाखिला का दौरा सिंध अहम क्यों है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शिकारपुर में डाकुओं की तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर ने वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम ने फौरी तौर पर वजीर दाखिला को कराची पहुंचने का कहा। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलाकात करने का टास्क दिया। वजीर आजम ने सिंध पुलिस के किरदार पर भी इजहार तशवीश किया। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल पर मुकम्मल इत्मीनान है, ऐसा कुछ नहीं है जो तासुर दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सिंध में अमन अमान होना है, जिस तरीके से अमन अमान में इजाफ़ा हुआ है सिंध में, तो वो सिंध के जवानों की वजह से, सिंध की पुलिस की वजह से, हमारा हुकूमत और उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है, जो काम है, उसकी वजह से। और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि सिंध के जो पुलिस है, सिंध का जो फोर्स है, सिंध का फ्रंट लाइन है, इंशाअल्लाह ताला वो उनके पास पूरा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो सिंध में अमन और अमान संभाले। वफाकी वज़ीर दाखिला जिन्हें कराची पहुंचने का टास्क वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया, उन्होंने कराची की सूरत हाल से मुतालिक, सिंध की सूरत हाल से मुतालिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है, लेकिन ऐसा मुल्क में हजान बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है। कराची में आग और खून की, यानी सिंध में शिकारपुर से लेके जैकबाबाद से लेके, एक चीज वाजे करना चाहता हूँ कि मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ। वैसे हैजान की सी सूरत हाल है जैसे कराची जल रहा है। ये सूरत हाल कौन बना रहा है, कौन बता रहा है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से तासुर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के लोगों ने भी कहा कि सिंध में डाकू राज है, डाकू टिकटॉक्स बना रहे हैं, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल इसी तरह है कि वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम सिंध को 161 अरब रुपए देंगे और दिया आज तक कुछ नहीं। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे हमारे 803 अरब
अरब के जो प्रोग्राम थे उसको उन्होंने सारे अपने जो ऐलानात किए थे उनके पैसे मिला के कहा कि 1150 अरब का पैकेज सिंध में हमने दे दिया। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सिंध में कब्जे के ख्वाब पे उन्होंने हमारे बंदर आइलैंड पे जो है वो जाके एक ऑर्डिनेंस निकाला और गड़बड़ करने की कोशिश की। एक ही सूबा है जिसमें उनकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें 7 साल के से उनकी हुकूमत है, जिसमें उनके बड़े हेल्थ कार्ड हैं, सिर्फ एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, और जो साबिक फाटा है उसमें अब आ गया है। ज़रा वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पे कभी वफाकी वजीर दाखिला साबिक वजीर बराए तबाह रेलवे को तो भेजे कि अभी हाल में ही वहाँ पे 3 लोग अगवा हुए थे, 2 को कत्ल कर दिया गया। तो मैं मानती हूँ कि शिकारपुर में हालात गड़बड़ हुए और जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन होना था उसमें अभी उसकी इंटरनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वहां पे ऑपरेशन शुरू हो चुका है शेख रशीद के। अच्छा, मैं आपको शायद साहब मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आपको तो बखूबी अंदाजा है कि सिंध में जब डाकू वारिद होते हैं तो कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। अब आपके नज़दीक ये जो डाकू आते हैं ये किसी खास जगह से आते हैं, यानी प्लांट किए जाते हैं, ये स्टोरी प्लांटेड होती है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब दिखाना होता है? ऐसा मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि कोई एक जगह ऐसी होती है जो अक्सर डाकू या हम ये कह दें कि मुजरिमाना सोच के लोग उसको समझते हैं कि यहाँ पे टारगेट करना आसान है। उन्होंने उस जगह को समझा और वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे जिसकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ औकात में बेखनी भी हो रही थी, लेकिन कोई एक वक्त ऐसा आया जिसमें मैं समझती हूँ कि पुलिस की कोई तैयारी कम थी, उनकी ज्यादा थी और वो तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में आपको फौज और रेंजर्स की मदद तलब करनी चाहिए थी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 147 आर्टिकल के तहत सिंध में ऑलरेडी रेंजर्स है, लेकिन मैंने ये कहा कि पुलिस ने, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट का भी इंतजार है कि एक रिपोर्ट में होती है कि पुलिस गई, पुलिस ने ये किया, उसमें डाकू उन पे गालिब आ गए और ये हुआ, वो बुरी बात नहीं है। वफाकी हुकूमत जो मंजरकशी इस वक्त सिंध की कर रही है और फिर शेख रशीद साहब का सिंध में पहुंचना, इसकी क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है? इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि अपने आप उन्होंने कुछ नहीं करना, मईशत तबाह कर दी है, खर्जा पॉलिसी बर्बाद हो गई है, महंगाई उरूज पे है, आज तक कुछ अवाम को दे नहीं सके। एक सिंध ही है टारगेट पे, जिसके लिए शेख रशीद ने पहले कहा था कि असल जो टफ टाइम है हमें मुराद अली शाह दे रहा है। तो ये मुराद अली शाह के और सिंध की हुकूमत से जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ औकात में बड़बड़ उठता है कि कभी हम गवर्नर राज लगा देंगे, कभी कुछ होता है, तो ये उसका मसला है। हाल ही में एक वाकया हुआ जिसमें वजीर आजम साहब और सानिया नश्तर गए और लोगों ने कहा कि ये इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं, तो उन्हें बहुत समझाना पड़ा दोनों को। अच्छा, इस वक्त वफाकी हुकूमत आपको लगता है कि बिला वजह इंटरफेयर कर रही है और इस मसले को बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, उसमें वफाकी हुकूमत की क्या इंटेंशन हो सकती है इंशाअल्लाह रज़ा साहिबा? मैं यही कह सकती हूँ कि पूरे मुल्क में अगर खुदा ना खास्ता सिंध के हाईवेज पर ऐसा वाकया हो जाता जो पंजाब में मोटरवे पे हुआ, या सिंध के किसी हॉस्पिटल में ऐसा हो जाता कि वहाँ का कोई कौन है जिसने ऑपरेशन कर डाला मेयो हॉस्पिटल में, जी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, या सिंध में टोटल 7 साल की गवर्नमेंट के बाद एक जो है वो होता हार्ट का डॉक्टर, तो फिर मैं देखती। लेकिन क्योंकि इन्हें सिंध को टारगेट करना है, रात की तारीकी में यहाँ के आइलैंड के लिए ऑर्डिनेंस निकालते हैं और फिर उसे छुपा लेते हैं 20-25 दिन। वो तो फिर हम लेटर दिखाते हैं कि इन्होंने ये मांगा था और कुछ नहीं। इनको एक टॉपिक चाहिए, बजट आने वाला है, गलत अशारिये ये पेश कर चुके हैं, मुसलसल इनकी सरमायाकारी में कमी आ रही है और इस वक्त जो इन्होंने जीडीपी के हरूफ वो डिजिट्स दिए हैं उसके हिसाब से 15.2% सरमायाकारी की कमी है जो इनका इकोनॉमिक वॉल्यूम है। मैं चाहता हूं कि इख्तिताम में ये पानी ये अपना टारगेट एनुअल हासिल नहीं कर सके हैं। और पानी की जहां तक बात है, मैं बहुत ही मजम्मत करूंगी, होना तो चाहिए था कि शेख रशीद को पानी के
टॉपिक पर यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो इनका बयान आया है बोजदार साहब का कल, वो इंतहाई शर्म वाला बयान है। देखे ना, बोजदार साहब ये कहते हैं कि जिस वक्त सिंध में बुवाई हो रही थी तो हमने पानी की तरसील नहीं रोकी है। अगर पंजाब के अंदर बुवाई का वक्त है तो फिर सिंध हुकूमत सियासत कर रही है पानी के मामले पर। मैं उनको ये बताती हूँ कि खरीफ की जो फसल है वो सिंध में पहले होती है पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में। उसका एक अमाउंट है कि 10 मई तक 3.421 मिलियन एकड़ फीट पानी पहुंच जाना चाहिए 10 मई तक। आज क्या तारीख है? 2.477 एकड़ फीट इन्होंने, मिलियन एकड़ फीट इन्होंने पानी दिया है। दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि कल बड़ा गंदा बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि सक्खर से आगे जो आपका अपना सिस्टम है आपने उसमें अपने हिसाब से पानी काट लिया। भाई सक्खर तो बाद में आता है ना। आप बताओ गुड्डू पे आपने जो है, गुड्डू पे जो शॉर्टफॉल है वो 40% से ज्यादा का है। अच्छा, इसके अलावा सिंध में टोटल इस वक्त 44.1% का शॉर्टफॉल है और कालाबाग पे इस वक्त 10% जो है वो प्लस है और कोटरी पे हमारे 60% पानी। मजबूरी तौर पर मुल्क भर के अंदर ये शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। चेयरमैन वापडा के मुताबिक 18 से 20% शॉर्टफॉल है पूरे मुल्क में। पंजाब में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। पंजाब में सिर्फ 0.9% शॉर्टफॉल, 9% का शॉर्टफॉल है और चश्मा पे प्लस 10% सरप्लस है। माशाल्लाह से बलूचिस्तान में 16% सरप्लस है। सिर्फ सिंध में 44.1% का शॉर्टफॉल है। तो ये ना बात करते हैं वो जो हो ना सके, हम इन्हें बार बार कह रहे हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि देखिए कालाबाग पे 10% प्लस है 10.29, चश्मा पे -19.12 यानी शॉर्टेज है, तौसा पे भी -14 है, लेकिन सिंध में तो आपने 44.1% है। आप कहते हैं कि सक्खर से पानी चुरा लिया। सक्खर से मैं कैसे पानी चुराऊंगी जब 40% गुड्डू पर ही कम आएगा। तो इस वक्त जो कोटरी की सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। 60.6% शॉर्टफॉल है। ये कहते हैं कि हम जामशोरों से समंदर में फेंक देते हैं। मैं सबको दावत देती हूँ कि मेरे साथ जामशोरों के पुल पे चलें, आपको नजर आएगा कि पूरे जो दरिया है उस जगह पे आप फुटबॉल क्या कोई सा भी खेल खेल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही है कि असल में वफाक सिंध के अंदर जो सूरत हाल दिखाना चाह रहा है वो बिला वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जा रही है, मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है और कुछ ऐसा ही पानी के मसले पर भी दिखाई दे रहा है। बारकैफ ये तो था आज का दस्तक। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।